आर्यन इन्वेजन थियरी। भारत की किताबों में आर्यों के भारत आगमन को आर्यन इन्वेजन थियरी कहा जाता है। इनको कुमंतु या कबीलाई बताया जाता है। ये आर्यन ऐसे खानाबदोश लोग थे जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा थी और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब आर्यन लोग पढ़े लिखे, सभ्य और सुसंस्कृत खानाबदोश लोग थे। इतिहासकार कहते हैं आर्यन वो थे जिन्होंने भारत पर हमला किया था। कुछ के हिसाब से ये भारत के ही निवासी थे और कुछ लोगों के हिसाब से आर्यन इन्वेजन थियरी अंग्रेजों की साजिश से ज्यादा और कुछ नहीं। आइए जानते हैं आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के शहर राखीगढ़ी में मिले जेनेटिक एविडेंस से ये बात पता चलती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी थे जिन्होंने धीरे धीरे विकसित शहरी बस्तियां बनाई। ये बात हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ी में मिले एक औरत के कंकालों से पता लगती है जो 4600 साल पुराना है। और इसी से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग अंडमानी जिन पुल के थे जो आज सारे भारतीय लोगों में पाया जाता है। इसी रिसर्च ने ये बात भी साबित की है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के निवासी आर्यों से बहुत अलग थे, क्योंकि इनमें आर्यों का डीएनए यानी R1A जेनेटिक मार्कर बिल्कुल नहीं मिला है। इस स्टडी ने आर्यों के भारत आने के विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। दोस्तों, असल में आर्यन इन्वेजन थियरी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक अनुमान है, यानी अंदाजा है कि ऐसा हुआ होगा, जिसमें कहा गया है कि आर्य नाम के लोगों के एक गिरोह ने हिंदू कुश माउंटेन को पार करके भारत पर हमला किया और हिंदू घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। अंग्रेजों की इस बात का विरोध करने वालों का कहना है कि ये अनुमान अंग्रेजों ने भारत पर अपनी ब्रिटिश जीत को सही ठहराने के लिए बनाया था और इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल या जेनेटिक सबूत अंग्रेजों के पास मौजूद नहीं है। आर्यन इन्वेजन थियरी क्या थी? आर्यन इन्वेजन थियरी सबसे पहले मैक्स मूलर नाम के जर्मन इंडोलॉजिस्ट ने दी थी। उन्होंने संस्कृत भाषा पर स्टडी करके बताया कि संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में काफी कुछ एक जैसा है और भारत में वैदिक संस्कृति का विकास बाहर के यूरोप से आए आर्यों ने ही किया था, जिन्होंने 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर हमला करके हड़प्पा सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया था। आर्यन इन्वेजन थियरी को प्रूव करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिशें की। मोर्टिमर व्हीलर नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1947 में हड़प्पा में मिले 33 मानव कंकालों को आर्यों के हमलों के साथ जोड़ दिया था। इसके अलावा ऋग्वेद में मौजूद दशराज्य युद्ध को भी आर्य अनार्य युद्ध के रूप में दिखाया गया। ये युद्ध भारत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं की एक टुकड़ी के बीच में रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। आर्यन इन्वेजन थियरी के तहत इस युद्ध में राजा सुदास को आर्यों के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया गया है, जबकि बाकी के 10 राजाओं को अनार्य या फिर खानाबदोश कबीलों के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। इसी तरह आर्यन इन्वेजन थियरी के हिसाब से ये माना जाता है कि उत्तर भारत में रहने वाले गोरे सफेद नस्ल के लोग यूरोप से आए आर्यों के ही वंशज हैं, जिन्होंने उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति की स्थापना की और सियाह नस्ल के द्रविडियन लोगों को साउथ इंडिया की ओर धकेल दिया, यानी दक्षिण भारत की ओर धकेल दिया। इसलिए वहाँ के लोग सांवले रंग के हैं। फिर बाहर से आए आर्यों ने मूल निवासियों पर अपनी भाषाएं और अपनी समाज श्रेणी थोप दी। अपनी विस्तारवाद नीति को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने इसी थियरी को खूब बढ़ावा दिया। इसी थियरी के जरिए अंग्रेज भारत पर ब्रिटिश राज को जायज ठहराना चाहते थे और डिवाइड एंड रूल नीति के तहत भारत के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी रहे। इसी थियरी के जरिए अंग्रेजों ने भारत को नॉर्थ और साउथ में बांट दिया। नॉर्थ के लोग आर्यों के वंशज, जबकि साउथ के लोगों को द्रविडियन के वंशज दिखाए गए। इस बात पर आज भी बहस की जाती है कि आखिर सही चीज क्या है और गलत क्या है। क्या आर्यों ने वाकई में भारत पर हमला करके हड़प्पा सभ्यता को खत्म किया था या फिर वो भारत के ही मूल रहवासी थे? अगर आर्य बाहर से भारत में आए थे तो कहाँ से आए थे और कब आए थे? आइए जानते हैं, क्या आर्यों ने भारत पर हमला करके हड़प्पा सिविलाइजेशन को खत्म किया था? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को जानना होगा। खैर, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स के जैसी जो सील्स पश्चिमी एशिया में मिली है वो 2500 ईसा पूर्व की है,
इसके अलावा हड़प्पन सभ्यता के कई शहरों जैसे हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगा से आर्कियोलॉजिस्ट को इंसानी जिंदगी की एक के ऊपर एक यूं कई सारी परतें मिली है। अब तक मोहेंजोदड़ो में भवनों की 7 तहें खोजी जा चुकी है और अंदाजन अभी भी भवनों की कई तहें जमीन के अंदर दबी हुई है। इस सभ्यता को 2500 से 3000 ईसा पूर्व यानी 5000 से 4700 साल पुरानी मानी जा सकती है। दूसरी तरफ बहुत से विद्वानों के हिसाब से ऋग्वेद 1800 ईसा पूर्व से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता, जिससे हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों के भारत में आने से पहले विकसित हो चुकी थी। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि आर्य लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए थे। आर्य पेस्टोरल नोमैडिक ट्राइब्स थे जो खेती करना नहीं जानते थे। जानवरों को पालना और चराना इनका मेन काम था। आर्य इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य थे जो ईरान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए हिंदू कुश माउंटेन को पार करके भारत में आए थे। तकरीबन इसी अरसे के आसपास हड़प्पन या सिंधु घाटी सभ्यता दुकाल, सूखे और बाढ़ की वजह से खत्म होना शुरू हो चुकी थी। ऋग्वेद के अंदर खंडरों और उजड़ी हुई बस्तियों का भी जिक्र है। आर्यन और हड़प्पन इन दोनों सभ्यताओं के टाइम पीरियड की दूरी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्य लोग हड़प्पन सभ्यता के खत्म हो जाने के बाद भारत में आए थे, यानी आर्यन और हड़प्पन के बीच में कोई माथाकूट नहीं हुई थी। असल में ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपने राजपाट को सही ठहराने के लिए आर्यों की भारत पर हमला करने की थियरी बनाई थी। थियरी के हिसाब से भारत के असल रहवासी द्रविडियन भाषा परिवार के लोग बर्बर और असभ्य लोग थे। इनको इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के आर्य लोगों ने सभ्य बनाया यानी सुधारा। अपनी इस थियोरी के हिसाब से अंग्रेजों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों को उनकी भाषा और रंग नस्ल के आधार पर आर्य और द्रविड़ यूं 2 ग्रुपों में बांट दिया। आइए जानते हैं कि आर्य असल में थे कहाँ के। क्या आर्य यहीं के मूल निवासी थे या बाहर से भारत में आए थे, या फिर आर्य भारत से ही पूरी दुनिया में फैल गए थे। खैर, आखिरी बात के हिसाब से बहुत से विद्वानों का कहना है कि बड़ी तादाद में संस्कृत बोलने वाले लोग पश्चिम की ओर गए और उनके वंशज ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के इलाकों में फैल गए और इस तरह उन्होंने इस पूरे रास्ते में इंडो यूरोपियन भाषाओं के अलग अलग रूपों को जन्म दिया। लेकिन अगर सही में ऐसा हुआ होता तो इस पूरे रास्ते के इलाके में भारत के मूल लोगों के जेनेटिक सिग्नेचर या डीएनए के एविडेंसेस मिलते। अगर हड़प्पा सभ्यता के पहले या बाद में भारत से बाहर कोई भी माइग्रेशन हुआ होता, अगर भारत के लोग बाहर की ओर गए होते जिससे इंडो यूरोपी भाषाएं चारों ओर फैली थी, तो हमें एशिया के बीच से लेकर यूरोप के पश्चिम तक पूरे रास्ते में इसके आर्कियोलॉजिकल या जेनेटिक एविडेंसेस मिलते। जेनेटिक वैज्ञानिकों ने हड़प्पन सभ्यता से भी पहले आदिम भारतीयों के जेनेटिक कोड की खोज करने में कामयाबी हासिल की है, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले के लोगों का डीएनए भी पता कर लिया गया है। और इसी जेनेटिक कोड के आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि पश्चिमी यूरोप से सेंट्रल एशिया के पूरे रास्ते में भारत के आदिम लोगों के जेनेटिक कोड का कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं, यानी भारत के लोग बाहर की ओर नहीं गए थे। तो इंडो यूरोपियन भाषाएं जो यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से में फैली हुई है, इसकी क्या वजह है? क्या इन सब में डीएनए की या जेनेटिक कोड की समानताएं भी हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, इन सब में एक जैसी चीज है। वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1a और उसी का उपवर्ग R1a M417। इस जेनेटिक कोड का बिखराव स्कैंडिनेविया से लेकर दक्षिण एशिया तक पाया जाता है। इस पूरे दायरे में इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाली पूरी दुनिया समझ आती है। वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1a को आर्यन लोगों का जेनेटिक मार्कर माना जाता है, यानी ये जेनेटिक मार्कर जिन जिन लोगों में पाया जाता है उनके पूर्वज आर्य थे। जेनेटिक साइंटिस्ट के हिसाब से 3800 ईसा पूर्व के आसपास उपवर्ग R1a M417 2 ग्रुप्स में बढ़ गया था, यानी एक ही नस्ल की 2 संतानें। इनमें से एक R1a Z93 और दूसरा R1a Z282 था। आज R1a Z282 यूरोप के लोगों में दिखाई देता है, जबकि R1a Z93 मध्य और दक्षिण एशिया में दिखाई पड़ता है।
इसी से भारत में रहने वाले सभी R1A जेनेटिक मार्कर की नस्लों की जानकारी मिलती है। उपवर्ग के दो हिस्सों में बंटने का मतलब ये है कि 3800 ईसा पूर्व में एक ही जगह से ये लोग दो अलग अलग दिशाओं में यूरोप और एशिया में फैल गए थे और इन्होंने वहां के रहने वाले लोगों से संबंध स्थापित किए। अब हमें ये बात पता लगानी होगी कि मध्य और दक्षिण एशिया में आर्य कहे जाने वाले R1A Z93 जेनेटिक मार्कर से जुड़े हुए लोग कौन थे और किस तरफ से आए थे। जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर अंडरहिल की रिसर्च से ये पता चला कि इंडिया का R1A Z93 का सबसे पुराना सबूत यूक्रेन के अंदर से मिला है, जो 5000 से 3500 ईसा पूर्व के बीच के अरसे का है। समारा और रशिया के अंदर भी हूबहू इसी टाइम पीरियड से यही एविडेंस मिले। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले और खुद को आर्य कहने वाले लोग यूक्रेन, समारा और रशिया से धीरे धीरे माइग्रेट करके यूरोप और एशिया के बहुत से इलाकों और भारत में भी फैल गए थे। रिसर्च में पाया गया है कि भारत में उपवर्ग R1A Z93 की मौजूदगी 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक पाई जाती है। इससे पहले के कोई सबूत नहीं। यही वो अरसा है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये आर्यन लोग तकरीबन 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में सेंट्रल एशिया से भारत में आकर बस गए थे। राखी गढ़ी में मिले मानव कंकालों के DNA की स्टडी से भी यही जानकारी मिलती है कि हड़प्पा के रहवासियों में बाहर से आए लोगों की नस्लों के एविडेंस मौजूद ही नहीं है। यानी आर्यन लोग भारत में आए तो थे, लेकिन तब आए थे जब हड़प्पा सभ्यता लगभग अपने खात्मे की ओर पहुंच चुकी थी, यानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास। आइए अब भाषा संबंधी सबूतों से यानी लिंग्विस्टिक एविडेंस के जरिए आर्यों के भारत आगमन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। खैर, भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत आने से पहले आर्यों का अपना बहुत पुराना इतिहास रहा था। ये लोग इंसानी जिंदगी के, मानव जाति के बहुत प्राचीन समूह के लोग थे और ये उन लोगों के साथ रहा बसा करते थे जो यूरोप, स्कैंडिनेविया और रशिया के पूर्वज थे। इन भाषा वैज्ञानिकों के हिसाब से इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के लोग अपनी रोजाना जिंदगी में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे वो शब्द आज भी उनके वंशजों द्वारा हूबहू वैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लैटिन भाषा के पेटर और मेटर, संस्कृत के पित्र और मात्र, ग्रीक भाषा के पटेर और मटेर, अंग्रेजी के फादर और मदर, फिर जर्मनी के वटेर और मुटेर से काफी मेलजोल खाते हैं। भाषाओं के इसी मेलजोल की वजह से अनेक विद्वानों का ये मानना है कि भारत आने वाले आर्य इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के ही लोग थे। यानी हम कह सकते हैं कि जेनेटिक साइंस, आर्कियोलॉजिकल साइंस और भाषा विज्ञान आर्यों के भारत आने के विषय में एक ही बात पर पहुंचे हैं कि आर्य बाहर से ही भारत में आए थे। हो सकता है उन्होंने हमला किया हो या हो सकता है वो भारत के लोगों में घुल मिल गए हो। इसके बारे में सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं।